Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लासेस में। हम केमिस्ट्री में छोटी छोटी बात देख रहे हैं, बेसिक सी चीज़ें देख रहे हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है आगे, ठीक है। और अगर आपने इनको इग्नोर किया तो आगे आपको कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं डेली की डेली कुछ छोटी छोटी चीज़ें करवाता हूँ और साथ में एग्जाम्पल्स भी करवाता हूँ जिससे आपका बेसिक क्लियर हो, तभी हम कुछ आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मोल की बात हो गई थी, ग्राम अणुभार की बात हो गई थी, ग्राम परमाणु भार की बात हो गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं सीधा ही, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। अणुओं की संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो, ठीक है। आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है। देखो, आपने मोल की संख्या निकाली थी, उसके बाद ग्राम परमाणु भार भी निकाल के देखा था, ग्राम अणुभार भी आपने निकाल के देखा था, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करनी है, अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अणुओं की संख्या जब भी हमसे पूछ ले तो हमको क्या करना है, अणुओं की संख्या बराबर मोल, ठीक है। अणुओं की संख्या बराबर मोल मल्टीप्लाई बाय आवोगाद्रो संख्या। इसको हम Na लिख देते हैं या N नोट से भी लिखा जाता है कई जगह। तो इसको हम बोल रहे हैं आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। आपको ये काम करना है, ठीक है। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है, आपको शायद मैंने पहले लिखवा भी दिया था, नोट्स में भी आपको मिल गया होगा। तो आपको सिर्फ इतना सा फॉर्मूला देखना है, ठीक है। अणुओं की संख्या बराबर मोल इंटू Na, यानी कि आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या तो आपको पता ही है ना, 6.022 इंटू 10 की घात 23 जो हमने पढ़ी थी, वही हमारे पास आवोगाद्रो संख्या है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूँ। जैसे हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है 3 मोल O2, ठीक है। 3 मोल O2, 3 मोल O2। यहाँ पे अणुओं की संख्या निकालनी है। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय Na। आवोगाद्रो संख्या से आप कर देना, ठीक है। आवोगाद्रो संख्या से आप कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अणुओं की संख्या आ जाएगी। मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इतना तो आता ही होगा, ठीक है। और चाहे तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 10 ग्राम ऑफ H2, अर्थात हमारे पास हाइड्रोजन का 10 ग्राम है, ठीक है। हमें इसको चेंज करना है, हमें इसमें अणुओं की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। आप कहेंगे, आपके मन में, कईयों के मन में आ रहा होगा कि 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। नहीं, देखो मैंने क्या कहा, मोल की संख्या, जब मोल है, ठीक है। हमको यहाँ दिया हुआ है 10 ग्राम यानी कि भार दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मोल निकालने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए हम क्या करते थे, मोल निकालने के लिए हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, हम क्या करते थे, जो भी ग्राम में भार था वो, ठीक है, और नीचे क्या करते थे हम, ग्राम अणुभार, ग्राम मोलर मास, ग्राम अणुभार हम करते थे, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय Na। ग्राम में भार कितना है यहाँ पे, 10, ठीक है। हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के लिए कितना परमाणु भार होता है, 1, तो 2 के लिए 2, मल्टीप्लाई बाय Na। आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू Na यानी कि आवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करना है। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है हमारे पास। क्या है, एक और एग्जाम्पल है 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, यहाँ पे भी हमको क्या करना है, अणुओं की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4.4 ग्राम। ठीक है, क्या करेंगे, 4.4 ग्राम करेंगे। अपॉन में कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु भार हमको निकालना है। ठीक है, कार्बन का कितना होता है भैया, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12। ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है वो 12। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 6 से 12 और 2 14, 4 44। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 44 इंटू Na। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू Na। 4.4 में 44 का भाग दे दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखना चाहो तो और एग्जाम्पल देख सकते हो। ये है हमारे पास 160 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, यहां पे भी देखो, अगर मोलों की संख्या दी गई होती तो हम यहां पे सीधा लिख देते अगर मोल दिए होते, लेकिन यहां पे हमें मोल नहीं दिए हुए। ठीक है, यहां पे हमको ग्राम में भार दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको उससे ही निकालना है। तो ग्राम में भार कितना है, 160 है। ऑक्सीजन का अणुभार निकालना है, ग्राम अणुभार कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हुआ, 32 इंटू Na। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी आंसर आएगा आपका 5 इंटू Na। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, अणुओं की संख्या निकल के आ गई। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। बुक में, अगर आपके पास बुक है, बुक में ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कर करके देखना। और जिसके पास बुक नहीं है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको एग्जाम्पल भेज दूंगा। यहाँ पे तो लिखवाने में टाइम वेस्ट होगा, आप किसी में भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, ये देखना है आपको। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, STP पर आयतन ज्ञात कीजिए। STP पर आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो STP क्या है, आयतन का मतलब क्या है, वॉल्यूम। हमने क्या लिख दिया, वॉल्यूम। STP का मतलब समझिए, शायद आपको कुछ को पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, यानी कि एक मानक ताप और दाब, यानी कि एक फिक्स ताप और दाब पर, एक फिक्स ताप और दाब पर हमारे पास जो यौगिक दिया हुआ है उसका कितना आयतन है, उसका कितना आयतन है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो किसी भी यौगिक का आयतन ज्ञात करना है हमको, आयतन। ठीक है, मानक ताप और दाब पर। ठीक है, ये हमेशा 22.4 मिलेगा आपको मानक ताप और दाब पर। इसको हमको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, n से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आप तो सिंपल सी चीज याद करो, एक फिक्स तापमान है, दाब है, उस पर हमको आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए हमको क्या रखना है, 22.4 रखना है, 22.4। इसको मल्टीप्लाई कर देना है n से। अब आप कहोगे n क्या है, n हमारे पास वही है, मोल। ठीक है, n क्या है, मोल है, आपको मोल से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 3 मोल H2S, 3 मोल
H2S। ठीक है, यानी कि एचटीपी पर आयतन ज्ञात करना है, एक निश्चित ताप और दाब पर आयतन ज्ञात करना है किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का, जिसके 3 मोल हमारे पास हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है, हमको क्या करना है 22.4 मल्टीप्लाई बाय 3, हमको ये कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 तिये 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 67.2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये 3 मोल का हमारे पास आ जाएगा, ये 67.2 आ जाएगा। ठीक है, और हम करके देखते हैं, और हमारे पास है 10 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन बताइए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 10 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन बताइए, वॉल्यूम बताइए। ठीक है, तो वॉल्यूम बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोलों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। देखो 22.4 तो हम लिखेंगे, उसके बाद हमको मोलों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो 10 ग्राम है वो भार है, मोलों की संख्या नहीं है। ठीक है, मोल की संख्या नहीं है, और मोल की संख्या हम कैसे निकालते हैं बच्चों, 10/2 ऐसे निकालते हैं ना, मोलों की संख्या 10/2। तो 22.4 को हम किससे गुना कर लेंगे 5। मोलों की संख्या तो उम्मीद करता हूं आपको निकालने आ गया होगा, टोटल भार अपॉन जो परमाणु भार है वो। ठीक है, तो 22.4 को 5 से गुना किया तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12 का 2 का हासिल पाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 112 आ जाएगा। ठीक है, लीटर। ठीक है, ये भी लीटर है, आयतन लीटर में होता है ना, तो ये हमारे पास किस में है, लीटर में है। ठीक है, किस में है बच्चों, लीटर में है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चनों की हमारे पास कमी नहीं है। देखो बोर मत होना, जितने ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके पास, इसमें है जो क्लोरीन है, क्लोरीन है, एक मिनट, ठीक है, क्लोरीन 2 समस्थानिकों के, क्लोरीन 2 समस्थानिकों के, ठीक है, 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे ये समस्थानिक क्या है, समस्थानिक का मतलब है कोई परमाणु है जिनका कोई 2 परमाणु है जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम है, लेकिन जो उनका परमाणु भार है वो अलग अलग है। जैसे क्लोरीन है, दोनों का परमाणु क्रमांक तो सेम होगा 17-17 जो होता है, लेकिन जो उनका परमाणु भार है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे जैसे लिख दिया क्लोरीन 35, यानी कि एक जो क्लोरीन है उसका परमाणु भार कितना है 35 है, और दूसरा जो क्लोरीन है उसका परमाणु भार 37 है। यानी कि समस्थानिक का मतलब समझ में आ गया होगा, कोई 2 परमाणु हैं जिनका परमाणु क्रमांक सेम है, समान है, शायद आपने 10th में भी पढ़ा होगा, समान है, लेकिन उनका जो परमाणु भार है वो डिफरेंट है, समस्थानिक होता है। ठीक है, अब जिसमें क्रम से 75%, जिसमें क्रम से 75% व 25% का अनुपात होता है। ठीक है, 75% व 25% का अनुपात होता है। ठीक है, यानी आप समझ गए होंगे, जो क्लोरीन 35 है वो 75% है। ठीक है, वो कितना है 75% है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, तो औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए, तो औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए, औसत
परमाणु भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे हमको औसत परमाणु भार निकालना है। औसत निकालने के लिए आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, सेम वही चीज लगानी है हमको। ठीक है, सेम हमको वही चीज लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले वाले क्लोरीन का कितना है, पहले वाले क्लोरीन का हमारे पास क्या है 75। अच्छा, ये जो 75% है वो 75% है, वो कितने में से है, वो 100% में से है। प्रतिशत हम 100 में से तो निकालते हैं, तो वो कितने में से है, 100 में से है। ठीक है, और पहले वाले का है कितना परमाणु भार 35। एक का परमाणु भार क्या है 35 है। ठीक है, एक का क्या है 35 है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले का क्या है 25 है, वो भी कितने में से है 100 में से है। वो भी कितने में से है 100 में से है, और उसका है कितना 37 है। ठीक है, तो आप ऐसे ही तो करते थे, दो चीजों को जोड़ देते थे और औसत इसी तरीके से तो निकालते थे। ठीक है, तो आपको औसत निकालना है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 25 एकम 25 75, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो आप इसको सोल्व कर देते हो, सोल्व करने में टाइम लगेगा, आप करके देख लेना। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 35.5 होना चाहिए लगभग। ठीक है, यहाँ पे लगभग आएगा 35.5। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ये औसत निकालना है। एवरेज निकालने में क्या है, एवरेज तो आप 10th क्लास तक निकालते आ रहे हो, 9th क्लास तक निकलते आ रहे हो, तो उम्मीद करता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अगर किसी को फिर भी एवरेज नहीं निकालना आ रहा है तो एक बार मुझे बता देना, जिससे मैं अगली क्लास में बता सकूँ। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्लास में इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।